हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे है और संडे को हम लोग जो है डीसी कॉमिक्स को अपने चैनल के ऊपर शेयर करते हैं और हम लोग बेसिकली अब डीसी के कॉमिक्स की जो है एक पूरी की पूरी टाइमलाइन को ही लेके चल रहे हैं एक तरह से, जहां पे हमने डीसी रीबर्थ को स्टार्ट किया है। अब आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी होने वाली है बैटमैन के हवाले से, और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट भी मुझसे की हुई थी कि बैटमैन द थ्री जोकर्स को आप चैनल पे शेयर कीजिए। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने एक सीरीज आपके साथ शेयर करी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक औसम तरह की सीरीज थी मेरी नज़र में डीसी की, जो कि डार्क साइड वॉर की थी, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारे सामने फसाद आता है डार्क साइड की सूरत के अंदर, और वो एक स्टोरी बहुत ही एक अनदर लेवल के ऊपर थी। तो उसी स्टोरी के अंदर जब बैटमैन के पास मोबियस चेयर आ जाती है जिसके जरिए उसके पास दुनिया भर की पूरी यूनिवर्स की हर एक चीज़ की नॉलेज आ जाती है, तो सबसे पहले इस बात का पता लगाता है कि आखिरकार जोकर कौन है, और वो वहाँ पे उस चेयर के आंसर को देख के शॉक में रह जाता है, क्योंकि उसको ये चेयर बताती है कि दरअसल जोकर जो है वो 3 हैं। तो तब से हमारे पास ये पूरी की पूरी मिस्ट्री बन गई थी कि 3 जोकर्स की ये कहानी आखिरकार है क्या। तो जो कोई भी मिस्ट्री है, वो जो कोई भी चीज़ है, वो आज हम अपनी इसी सीरीज के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 जोकर्स की सीरीज है ये 3 पार्ट के अंदर मौजूद है, तो इसको मैं आपके साथ 3 इशूज के अंदर यानी कि 3 हफ्तों में खत्म कर दूंगा। तो अगर आप ये ऑसम स्टोरी को मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने डार्क साइड वॉर नहीं देखी तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि आप डार्क साइड वॉर की पहले पूरी की पूरी स्टोरी देख लीजिए, उसके बाद ही मेरी इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही ज्यादा डार्क इमेज के साथ होती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि हम देखते हैं कि थॉमस वेन का यहाँ पे जो मकबरा होता है यानी कि उनकी जो कब्र होती है उसके ऊपर से होती है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि बैट मोबाइल आती है और उस पूरे के पूरे ग्रेव स्टोन को तोड़ते हुए चीरते हुए आगे की तरफ चले जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल उस बैट मोबाइल के अंदर से बैटमैन उतरता है जो कि इस वक्त काफी जख्मी हालत के अंदर है। तो इसलिए इस वक्त उससे ये गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसके सामने है तो क्या है, और हम इस तरह से बताया जा रहा होता है कि हर जख्म जो है वो वक्त के साथ भर जाता है। पहले तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जख्म तुम्हारी जान ही ले लेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता है तुम इस बात को समझ जाते हो कि ये भरना शुरू हो चुका है। और इसी तरह हमारे पास कहानी ट्रांसफर होती है हमारी बैट केव के अंदर, जहाँ पे हम अलग अलग बैटमैन के कॉस्ट्यूम्स को देख सकते हैं, अलग अलग विलन्स के गैजेट्स को देख सकते हैं, अलग अलग विलन्स के कॉस्ट्यूम्स को देख सकते हैं, और वहाँ पे एक बड़ा सा डायनासोर भी मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन की हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हुई है और वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स। तो अल्फ्रेड बोलता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उनके मार्कर्स को बिल्कुल फिक्स कर दूंगा, पहले मैं एक बार आपको तो फिक्स कर दूं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे बैटमैन का कॉस्ट्यूम उतारा हुआ होता है और हम देखते हैं कि बेसिकली अल्फ्रेड बैटमैन की बहुत बुरी तरीके से मुरम्मत कर रहा है, क्योंकि बैटमैन यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी होकर जो आया है आज। और हम देखते हैं कि अल्फ्रेड सीधा वहाँ पे कैंची लेता है और बैट कॉस्ट्यूम को चीर देता है, फाड़ देता है, ताकि जल्द से जल्द वो बैटमैन के जख्मों को देख सके। और इसी तरह हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे जो जख्म है बैटमैन की बॉडी के अंदर ये काफी खतरनाक है, और अल्फ्रेड यहाँ पे जो बेसिकली उनके जख्मों को स्टिच करना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि दरअसल हमें यहाँ तो साथ साथ ये वाले जख्म तो दिखाई जा ही रहे हैं। इसी तरह अल्फ्रेड पूछता है तो आखिरकार इस बार ऐसा क्या हुआ था, तो बैटमैन बताता है कि वो एक अम्ब्रेला थी। तो हम देखते हैं कि दरअसल हमें दिखाई जा रहा होता है कि बैटमैन की बॉडी के अंदर एक अम्ब्रेला को घुसाया गया पेंगुइन के जरिए। और हम देखते हैं कि इसी तरह जब अल्फ्रेड उनकी बॉडी को स्टिच कर रहा होता है तो हम बैटमैन की बैक साइड को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से स्क्रैचेस से भरी पड़ी है। तो ये बात हमें बता रही है कि ये बैटमैन कितना ज्यादा एक हार्डकोर इंसान है। इसी तरह हमें बैटमैन का पहला घाव दिखाया जाता है जिसमें हम उसकी रीढ़ की हड्डी को कुछ उभरा हुआ देख सकते हैं। तो वो हमें दरअसल फ्लैशबैक में बताया जा रहा है कि वो कुछ इस तरीके से हुआ था जब बेन ने बैटमैन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन के चेस्ट के करीब एक और निशान मौजूद है, तो हमें पता चलता है कि दरअसल वो रिडलर ने जो है अपनी पूरी की पूरी स्टिक को गर्म करके उसके कॉस्ट्यूम के ऊपर लगाया था, जिसकी वजह से वो निशान बन गया। इसके अलावा ब्रूस वेन के चेस्ट के ऊपर जो है 3 पंजों के निशान हैं, और वो हमें पता चलता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि सलीना काइल यानी कि कैट वुमेन से मिले हैं। इसी तरह हम यहाँ पे उसके किलर क्रॉक के दांतों के निशान देख सकते हैं उसकी बॉडी के ऊपर। इसके अलावा हम उसके जो है ट्राइडेंट के निशान देख सकते हैं उसकी कमर के अंदर। इसी तरह हम यहाँ पे जोकर के वॉर का निशान देख सकते हैं जो कि उसने गोली मारी थी बैटमैन को, जो कि उसके हाथ के आर पार हो गई थी। इसी तरह हम जोकर का एक और शॉट देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जोकर ने अपने एसिड्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रूस वेन की बॉडी को जला दिया था। और इसी तरह हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से ज्यादातर जो पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर मार्क्स है ब्रूस की, वो किसी और की बदौलत नहीं बल्कि जोकर की ही बदौलत है। तो हमारे कॉमिक का स्टार्ट बेसिकली इन्होंने इतने ज्यादा जबरदस्त और शानदार तरीके से करा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब बैटमैन का एक वो साइड दिखाना जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल है, किस तरीके से वो पेन को सहता है, ये जबरदस्त किस्म की चीज है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रूस वेन यहाँ पे जब अपने सारे के सारे जख्मों को मुरम्मत करवा ही रहा होता है तो अचानक वो अपने पुराने फ्लैशबैक के अंदर चले जाता है जब वो बच्चा हुआ करता था और द मार्क ऑफ ज़ोरो मूवी देखने के लिए गया था। और वहीं से हम देखते हैं कि ब्रूस वेन बोलता है कि ये मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ब्रूस वेन का वो ओरिजिन सुनाया जा रहा है जो कि लिटरली बैटमैन के हर एक फैन को ज़बान याद होगा। मतलब कि वही पर्ल नेकलेस जो कि
ब्रूस वेन की माँ के गले के अंदर मौजूद था और गोली लगने से वो बिखर जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है और ये पूरा का पूरा हादसा ब्रूस को अकेला छोड़ देता है और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि बैटमैन बनता है। और इसी तरह में साथ में ब्रूस अपने दिल के अंदर ये सोचता हुआ बता रहा होता है, हाँ तुम सही कहते हो कि कभी कभार वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि उनको वक्त भी नहीं मिटा पाता। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से अल्फ्रेड बोलता है, क्या आप इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि ये आपका स्कार जो है ये आपकी बॉडी के ऊपर एक निशान छोड़ देने वाला है? ब्रूस, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि ब्रूस बेसिकली अपनी उन्हीं मेमोरीज, उन्हीं फ्लैशबैक्स के अंदर खोया हुआ है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली न्यूज के अंदर बताया जा रहा होता है, अब हम वापसी लौट कर आ चुके हैं क्राइम सीन के ऊपर और हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपके कमरे में कोई बच्चा या कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो कि डिस्टर्बिंग फुटेज नहीं देख सकता है तो आप उनको फौरन से हटा लीजिए, क्योंकि लास्ट मेंबर ऑफ द मॉक्सॉन क्राइम फैमिली को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया है, जो कि लुइस रेस्टोरेंट के करीब गौतम में आज रात ही हुए हैं। विट्नेस ने बताया कि किस तरीके से जो किलर था वो कोई और नहीं बल्कि जोकर था और ऐसा लग रहा है कि उस पूरे के पूरे जोकर ने अपनी क्राइम की लहर को दोबारा से गौतम सिटी के अंदर फैलाना शुरू कर दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमें यह बताया जा रहा होता है न्यूज में कि किस तरीके से जोकर ने आके एक और आदमी को मार दिया है। तो बैटमैन जो कि अभी इतना जख्मी था जिससे इस वक्त चला भी नहीं जा रहा था, जब वो इस न्यूज को सुनता है तो वो फौरन अपने कॉस्ट्यूम की तरफ बढ़ता है उसको पहनने के लिए। इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है बारबरा गॉर्डन के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि दरअसल अपने जिम के अंदर मौजूद होती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे अपनी स्पीड को तेज करते हुए अपने गुस्से को निकालने की कोशिश कर रही होती है। और बेसिकली वो यहाँ पे ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उसके दिमाग में उसको फ्लैशबैक याद आ रहा है कि किस तरीके से जोकर ने द किलिंग जोक वाले पूरी की पूरी सीरीज के अंदर उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके जान से मारने की कोशिश करी थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बारबरा गुस्से में इतना ज्यादा तेज स्पीड मेल के ऊपर भाग रही होती है कि स्पीड मेल ही खराब हो जाती है। और अगले बार हम देखते हैं कि इसी तरह बारबरा जो है वो अपने जिम के वॉशरूम में जाके अपने आप को फ्रेश कर ही रही होती है, लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर वो सारे के सारे घावों को महसूस कर रही होती है जो कि जोकर ने उसको दिए हैं। और ये देख के बारबरा और भी ज्यादा गुस्से में आते जा रही है। लेकिन इसी के बाद हम लोग यहाँ से अपने रेड हुड के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि रेड हुड बेसिकली यहाँ पे कुछ लोगों को जबरदस्त तरीके से पेल रहा होता है क्योंकि वो लोग जोकर के लिए काम करते हैं। और इसी तरह वो यहाँ पे आपको पता ही है कि रेड हुड जब मुकाबला करने पे आता है तो वो कितना ज्यादा ब्रूटल हो जाता है और इसीलिए वो यहाँ पे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार ही रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो तीनों के तीनों लोगों को दिखाया जा रहा है वो कुछ खास वजह से दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो बैटमैन और जोकर का रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा पुराना है, लेकिन बारबरा गॉर्डन के साथ भी जोकर ने बहुत ही ज्यादा बुरा करा था और उससे ज्यादा बुरा करा था उन्होंने रेड हुड के साथ, यानी कि जोकर ने बेसिकली रॉबिन को मारा था बहुत ही बुरी तरीके से, जिसकी वजह से वो आगे चल के जाके रेड हुड बनता है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है बेसिकली रॉबिन को यहाँ पे याद आ रही होती है रेड हुड को, और इसीलिए वो उसको सोच सोच के और भी ज्यादा ब्रूटल हो रहा होता है और उन लोगों को और भी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। और इसी तरह रेड हुड पूछता है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार जोकर कहाँ है? तो वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता, वो हमें कभी भी कुछ नहीं बताता। तो रेड हुड उनको पेलते हुए बोलता है, हाँ मैंने इस बात का अंदाजा लगा ही लिया था कि तुम महसूस को कुछ नहीं पता होने वाला, मैं तो बस यहाँ पे अपने लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए आया था। इसी तरह हम लोग यहाँ से क्राइम सीन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे जिन लोगों को मारा गया उनको बेसिकली उसी तरह का सेम जोकर के कॉस्ट्यूम के अंदर उनके गेटअप के अंदर डाल के ही मारा गया है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे डिटेक्टिव्स वगैरह यहाँ पे पहुंचे हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है जिम्बो? तो वहीं से कहता है कि देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना कि जोकर ने भी कुछ टाइम पहले मॉक्सॉन फैमिली के एक मेंबर को मारा है और ठीक उसी वक्त उस बास्टर्ड ने इन तीनों के तीनों लोगों को आके पॉइजन कर दिया है। जोकर एक वक्त के अंदर 3 जगहों पे कैसे हो सकता है? तो ऐसे जिम गॉर्डन बोलते कि ये तो ऑब्वियस है कि वो किसी के साथ काम कर रहा है और हो सकता है कि उसमें से सिर्फ एक ही असली जोकर है, बाकी 2 वो इम्पोस्टर्स हो सकते हैं, बुलॉक। तो वहीं से वो पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि वहां पे जो मॉक्सॉन फैमिली को मारने वाला था वो जोकर ही था, क्योंकि जोकर की उनसे पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इसके अलावा वहां पे आई विटनेसेस भी मौजूद थे। तो वहां से दूसरा पुलिस वाला कहता है कि उसमें आई विटनेसेस वाली बात ही क्या है? अगर कोई भी इंसान अपने मुंह पे मेकअप करके और ग्रीन विग पहन कर आ जाए तो आधे से ज्यादा गौतम उसको वैसे भी जोकर ही समझेगा ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे जोकर के रूप में कोई ये सारे के सारे काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस चीज की बात करें जहाँ पे एक पूरी की पूरी बटर नाइफ के जरिए कॉमेडियन की जो है जबान को लाइव स्ट्रीम के ऊपर काट के अलग कर दिया हो, तो ये वो चीज है जो कि जोकर कर सकता है। तो बुलॉक बोलता है कि मैं तुम दोनों की बातों के ऊपर शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम दोनों की बात गलत है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मौजूद था जिसने ये एस केमिकल के अंदर ये सारा का सारा आज कांड करा है, यही असली जोकर है। क्योंकि मुझे पता है कि जोकर का किस तरीके से काम करने का स्टाइल है और ये देख के मैं साफ तरीके से कह सकता हूँ कि ये जोकर नहीं किया है। मतलब उनकी चेहरों की तरफ देखो, उन्होंने उसकी क्या हालत करी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जिम गॉर्डन पीछे की तरफ पलटते और कहते हैं 3 क्राइम सीन्स 3 जोकर्स, आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो इसी तरह वहीं से बैटमैन आता है और वो कहते हैं कि बैटमैन होपफुली हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि तुम इस चीज के ऊपर अपनी रोशनी डाल सकते हो। तो वहीं से बुलॉक बोलता है कि हाँ बैट्स, तुम ही हमारी मदद करने की कोशिश करो ना। वैसे भी हमने इसके ऊपर शर्त लगाई हुई है कि असली जोकर कौन है, क्या वो है जिसने मॉक्सॉन की फैमिली को मारा है, या फिर वो जिसने उस मोटे आदमी को मारा है, या फिर वो जोकर है जो कि इन तीनों को यहाँ पे आज मार के गया है? तुम्हारा क्या ख्याल इस बारे में? हाँ। तो वहीं से बैटमैन उनकी तरफ आके देखता है और पूछता है क्या ये तीनों की तीनों लोग इस केमिकल के अंदर ही काम करते हैं? तो वहीं से जिम गॉर्डन बोलते हैं कि हाँ ये यहाँ के अकाउंटेंट और स्टाफ मेंबर्स थे
और जोकर ने इनको यहाँ पे आके ही जान से मारा होगा। तो इसी तरह वहां से पुलिस वाले भी पूछते हैं, तो बैटमैन तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये लोग कौन हो सकते हैं? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि इनके फिंगरप्रिंट्स की तरफ देखो जरा, जिस केमिकल के जरिए इनकी पूरी की पूरी स्किन को ब्लीच किया गया है उसके जरिए इनके पूरे के पूरे फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया गया है। यही सेम केमिकल जो है इनके पूरे के पूरे डीएनए के अंदर जाके उसको बर्बाद कर देता है। तो इसलिए डीएनए टेस्टिंग भी हम नहीं कर सकते हैं और इस केमिकल की वजह से इनके पूरे के पूरे फेशियल मसल्स को तोड़ कर रख दिया गया है, इनके जबड़े टूट चुके हैं। तो इसलिए इनके डेंटल रिकॉर्ड्स भी हमारे काम नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे सामने 3 लाशें पड़ी हैं ये हमारे लिए अनआइडेंटिफाइबल बन चुकी हैं। हम इनका पता नहीं लगा सकते कि ये लोग कौन है और कौन नहीं। तो वहीं से बुलॉक बोलता है, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे बैट्स? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो वहीं से बुलॉक बोलता है कि हम किस बारे में ठीक कह रहे थे, क्या तुम हमें बताना चाहोगे? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि ये लोग जो है वो होमलेस हो सकते हैं। तो बुलॉक बोलता है कि आखिरकार ये किससे बात कर रहा है जिम्बो, हमने तो ये बात कभी कही नहीं। तो बैटमैन बोलता है कि यहाँ पे उन 3 लोगों को रिप्रेजेंट किया गया जिन 3 लोगों के साथ हादसा करने की कोशिश की गई है, जो 3 लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे आज रात के अंदर। इसका मतलब जोकर अपने क्लूज को यहाँ पे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से बुलॉक बोलता है, भाई मुझे तो लगता है कि बैटमैन का स्क्रू ढीला हो गया, वो अपने आप से क्यों बातें कर रहा है? वहीं से बैटमैन बोलता है कि मुझे लगता है कि जोकर चाहता है कि हम उसके पूरे के पूरे कांड के ऊपर फोकस करने में लगे रहें और जो ट्रक उससे यहाँ से चुराए उसको हम बिल्कुल ही भूल जाएं। तो वहीं से जिम गॉर्डन आते हैं और बोलते हैं, बैटमैन अब क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम आखिरकार किससे बात कर रहे हो? और इसी तरह वहां ऊपर से आवाज आती है कि वो मुझसे बात कर रहा है कमिश्नर। और इसी तरह देखते हैं कि वहां पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि बैटगर्ल भी मौजूद होती है और बैटमैन बेसिकली अपने केस की बातें उनसे कर ही रहा था। और इसी तरह देखते हैं कि बैटगर्ल पूछती है क्या ये वही जगह है ना जहाँ पे वो गिरा था, ये वही जगह है ना जहाँ पे जोकर पैदा हुआ था? तो हम देखते हैं कि एक बड़ा सा कंटेनर यहाँ पे मौजूद होता है जिसके अंदर जोकर गिर के ही वो जोकर बनता है। और वहीं से बैटगर्ल बताती है कि मैंने सिक्योरिटी कैमरास को चेक करने की कोशिश करी है जिसमें आधे से ज्यादा तो चल नहीं रहे थे और जो चल रहे थे उन कैमरास की फुटेज के अंदर जोकर ने खुद उन कैमरास के अंदर अपनी आंखों को आंखें डाल के देखा है। तो बुलॉक बोलता है कि इसका क्या मतलब है बैटगर्ल, क्या वो ये बताना चाहता है कि वो यहाँ पे आया था, उसने ये सब किया है? तो बैटगर्ल बोलती है कि हाँ यही सबसे बड़ी वजह जिस वजह से उसने वहां पे उस मर्डर सीन के ऊपर एक आई विटनेस को छोड़ा था। मतलब साफ है कि ये जोकर या फिर वो जो 3 जोकर हैं वो अपने आप को जो है दुनिया की नजर में लाना चाहते हैं और इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। तो इसी तरह बैटगर्ल बताती है कि इन सारी की सारी बातों को अगर हम एक साइड पे रखें तो बैटमैन हमें ये बात भी जानना जरूरी है कि यहाँ से एक वैन को चुराया गया और हम नहीं जानते हैं कि उस पूरे के पूरे ट्रक के अंदर क्या चीज मिसिंग है। तो इसे जिम बोलता है कि मैंने अपने सारे के सारे लोगों को ट्रक के ऊपर ढूंढने के लिए लगा दिया है बैटगर्ल। खैर मुझे बाकी क्राइम सीन्स के बारे में बताओ कि अगर असली जोकर यहाँ पे मौजूद था तो वो बाकी के क्राइम सीन्स किसने किए हैं? तो बैटमैन बोलता है कि देखो अभी के लिए तो मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। डिटेक्टिव बुलेक जो है उनसे कहें कि अपनी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखें और जैसे इनको कुछ सबूत मिले तो वो मेरे पास आए। मुझे लगता है कि डिटेक्टिव बुलेक की जो पूरी की पूरी शर्त है उसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने में भी और वक्त लगने वाला है। तो इसी तरह बैटगर्ल बोलती है क्या इस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर इस बात के रिकॉर्ड्स को नहीं रखा जाता है कि कौन से टैंकर के अंदर कौन से केमिकल को फिल किया जा रहा है? तो वहीं से बुलेक बताता है कि इस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर पेपर वर्क का तो नाम और निशानी नहीं है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि इन सारी की सारी बॉडीज को देख के मैं यही अंदाजा लगा सकता हूँ कि इनको भी ठीक उसी तरीके के केमिकल मिक्सचर से मारा गया जिस जरिए जोकर को बनाया गया था। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि आखिरकार जोकर ये सब करके करना क्या चाहता है? बैटमैन बोलता है कि देखो अभी के लिए तो हम यही अस्यूम कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा लोगों की जानें लेना चाहता है, तो सबसे पहले हमें उसको तलाश करना होगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे जो 3 बॉडीज पड़ी होती है अचानक उसमें से एक आदमी उठता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि हे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वहीं से वो पुलिस वाला बोलता है ओ माय गॉड इनमें से एक जिंदा है अभी भी, और वो आदमी हम देखते हैं कि पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। तो उसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वहां पे एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उस आदमी को उस एम्बुलेंस के अंदर डाल के ले जाया जा रहा होता है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मैं इस एम्बुलेंस के साथ जाऊंगा उसको हॉस्पिटल छोड़ने तक और उसके बाद मैं वहां से कॉमेडियन वाले क्राइम सीन के ऊपर चले जाऊंगा। तो जिम गॉर्डन बोलता है कि ठीक है हम तुमसे उसी क्राइम सीन के ऊपर मिलेंगे। बैटगर्ल क्या तुम्हें राइड की जरूरत है? तो बैटगर्ल बोलती है कि नहीं मेरे पास मेरी अपनी मौजूद है, थैंक्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन और बैटगर्ल जो है वो बेसिकली उस एम्बुलेंस के साथ जा रहे हैं और जिम गॉर्डन वगैरह वो दूसरे क्राइम सीन की तरफ जाएंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बैटगर्ल और बैटमैन जो है इस पूरी की पूरी वैन के साथ साथ जा तो रहे होते हैं और वो लोग आपस में यही सारी की सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ इतना ज्यादा अजीब क्यों हो रहा है। मतलब जोकर कभी भी कुछ ऐसा करना तो चाहता ही नहीं था ना, वो आखिरकार ये सारी की सारी हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली उस एम्बुलेंस के अंदर एक आदमी आता है जो कि उस आदमी को जो कि जिंदा बच गया है वो उसको एक बेल्ट से बांधता है और उसको बेसिकली गला घोटना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि दरअसल वहां पे वो कोई और नहीं बल्कि रेड हुड होता है और बोलता है कि अब तुम मुझे सब कुछ बताने वाले हो, अब तुम्हारी हंसी मजाक बहुत हो चुका है, अपने मुंह से फौरन से उगलो कि आखिरकार ये जोकर कहाँ छुप के बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं कि एम्बुलेंस का ड्राइवर बोलता है कि व्हाट द हेल, ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे पूरी की पूरी वैन हिलना शुरू हो जाती है। तो बैटगर्ल बोलती है कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। तो बैटमैन बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो बैटगर्ल बोलती है कि तुम्हें एम्बुलेंस को रोकना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो आदमी मरना नहीं चाहिए। तो बैटमैन अपनी बैटमोबाइल से निकलता है उसका ऑटो ड्राइव ऑन करते हुए और कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी बैटमोबाइल से सीधा उस एम्बुलेंस के अंदर कूदता है और अंदर आके देखता है कि दरअसल वहां पर रेड हुड मौजूद है।
तो बैटमैन बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि वो भी विक्टिम के ऊपर अटैक करके, जो कि इस वक्त जोकर के पॉइजन का शिकार हुआ है। मुझे लगता है कि तुम इससे काम और बढ़ा दोगे, उसकी धड़कनें बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, तुम्हें उसको छोड़ना ही होगा अभी इसी वक्त। हुड तरह देखते हैं कि रेड हुड वहां पे बैटमैन की सुन नहीं रहा था, तो उन दोनों के बीच एक मुकाबला शुरू होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि बैटगर्ल बेसिकली अपने गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी की पूरी एम्बुलेंस के टायर को पंचर करके ब्लॉक करने की कोशिश करती है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से एक सन्नाटे वाले हाईवे के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इस वक्त तेज बारिश और रात का सन्नाटा हो रहा है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे रोड के ऊपर से एक ट्रक बहुत तेजी से गुजरता है। लेकिन जब वो ट्रक वहां से गुजरता है तो उसके पीछे से उसमें से कुछ केमिकल गिर रहा होता है, क्योंकि दरअसल ये वही ट्रक है जो कि इस केमिकल से चोरी किया गया है। और हम देखते हैं कि इस ट्रक के अंदर कोई खतरनाक किस्म का पॉइजनस केमिकल मौजूद है, जो कि जोकर यहाँ पे लेके कहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इस पूरे के पूरे ट्रक से केमिकल मुस्तकिल तौर पे गिर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जोकर खासकर जानबूझ के जो है वो एक ट्रेल छोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह देखते हैं कि जोकर वहां पे अपने घर के पास पहुंचता है अपने ट्रक को पार्क करते हुए और कहता है क्या जिंदगी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे जोकर जो है दरवाजा नॉक करते हुए अंदर घुसता है। और इसी तरह सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पे दरवाजे के अंदर से हम देखने के कोई शख्स आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक दूसरा जोकर ही होता है। तो इंडीड यहाँ पे हमें यहाँ पे एक साथ दो जोकर्स नजर आ रहे हैं। और वो बोलता है कि कॉमेडियन का काम मैंने तमाम करा और हर कोई समझ रहा है कि वो तुमने किया है, तुम्हें दूसरों का काम चुराने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना, और वैसे भी ये शर्ट मेरी है बाय द वे। तो कहता है कि तुम्हारी शर्ट? तो वहीं से वो दूसरा जोकर मुस्कुराते हुए बोलता है देखो जरा, अब आखिरकार उन चीजों के लिए क्रेडिट कौन चुरा रहा है जो कि उन्होंने कभी की नहीं है। ये मेरी पूरे के पूरे करियर का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट और जबरदस्त किस्म का मैडनेस वाला एक्ट था, और जो भी तुमने अपनी जिंदगी में आज तक किया है उसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। चलो कम ऑन, अब हमारे बॉस जो हमसे सुनना चाहते हैं कि हम लोग क्या कांड कर आ रहे हैं। तो वहीं से वो बोलता है ओहो, तो उसको लगता है कि वो बॉस है। तो कहता है कि वेल, उसको नहीं लगेगा तो किसको लगेगा, मतलब हम में से किसी एक को तो बॉस बनना ही था ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस घर के अंदर यहाँ पे तीनों के तीनों जोकर मौजूद है और वो जोर जोर से कुत्ते की तरह हंस रहे होते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन बोलता है कि इसकी पूरी की पूरी लाफ्टर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये एंटीडोट जो कि इसके पूरे के पूरे टॉक्सिन को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। मैं इसके सेकंड डोज को अभी देने की फौरन कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसकी हार्ट रेट को जो है डाउन किया जा सके। मुझे माफ करना कि ये सब यहाँ पे हो रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो बोलता है आदमी कि तुम इस बारे में श्योर हो कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बैटमैन बोलता है कि जब तक ये काम रहेगा तब तक ये ठीक हो सकता है। और वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली बारबरा यहाँ पे आती है और कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या करने का सोच रहे थे। तो रेडवुड बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं जोकर को तलाश कर लूं इससे पहले कि वो किसी और की जान ले। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि तुम यहाँ पे एक विक्टिम को इंटरोगेट करने की कोशिश कर रहे थे, विक्टिम को। तो वहीं से रेडवुड बोलता है कि विक्टिम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे जोकर के गुंडों से जो है सारी की सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मिली है कि जोकर ने बेसिकली इन सारे के सारे कामों के लिए उन लोगों को उठाया है जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग हैं। जिस विक्टिम की तुम बात कर रही हो ना, उसके ऊपर रेप शीट चार्जेस लगे हुए हैं, वो डोमेस्टिक असल्ट के लिए, वो भी बच्चों के ऊपर अंदर किया गया था। वो तो बहुत ज्यादा लकी है कि तुम लोग उसको एम्बुलेंस से निकालने के लिए आ गए, वरना मैं तो उसको छोड़ता भी नहीं। तो वो बोलता है जेसन कि देखो, अगर तुम मुझे यहाँ पे लेक्चर देने वाले तो मैं उसके मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बैटमैन बोलता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या तुम जोकर का पीछा तब से कर रहे हो जब वो इस केमिकल के अंदर आया भी नहीं था। तो रेडवुड बोलता है कि मैं तो उसका पिछले एक हफ्ते से पीछा कर रहा हूँ जब वो आर्कम असाइलम को तोड़ के भागा था। तो बैटमैन बोलता है कि वो तो मैं और बारबरा भी जब से ही कर रहे हैं, और मुख्तलिफ लोगों ने जिन्होंने जोकर को देखा उन्होंने इस बात को वेरीफाई कर दिया है जिस बात का हमें शुरू से ही शक था जब वो भागा था, कि वो अब अकेला काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए अब हम भी अकेले काम नहीं कर सकते हैं, हमें साथ में काम करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली बैटमैन यहाँ पे बैटगर्ल और रेडवुड से ये बोल रहा है क्योंकि अब जोकर का खतरा ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो अकेले काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अब उनको भी एक साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जोकर्स के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि हमारे पास केमिकल्स आ चुके हैं। तो वहीं से जोकर बोलता है दूसरा वाला, हाँ हमें इसमें काफी ज्यादा मजा भी आया, तो अब बताओ कि आगे क्या करने वाले हैं। तो वहीं से तीसरा जोकर आता है और कहता है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, हम जो है एक बेहतर जोकर बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो दोनों के दोनों जोकर जो कि काम कर रहे हैं वो तीसरे जोकर के लिए काम कर रहे हैं जो कि एक तरह का इनका बॉस है। और वो कहता है तुम में से एक जो है वो जाके पूरी की पूरी फैक्ट्री को सेटअप करेगा और तुम में से एक जो है वो यहाँ पे कास्टिंग कॉल के लिए मेरी मदद करेगा। अब हम जोकर को एक नया मतलब देने वाले हैं। तो वहीं से वो पहला जोकर बोलता है तुम अब चीजों को बहुत ज्यादा डिफाइन करना चाहते हो माय फ्रेंड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब थेट्रिक्स वो हमारी स्पेशलिटी ही है ना। और वहीं से वो दूसरा जोकर बोलता है और अगर बात की जाए टैलेंट की तो मेरे पास जबरदस्त किस्म की निगाहें हैं जो कि टैलेंट को फौरन से पकड़ लेती हैं। तो वहीं से जोकर बोलता है कि हाँ इसीलिए तो तुम्हें द फेल्ड कॉमेडियन कहा जाता है। तो बताओ, अब सिक्का उछालने के साथ ही चूज करो कि तुम में से कौन कौन क्या चूज करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे वो दोनों ही हेड्स को चूज करते हैं और वहां पे सिक्के के ऊपर भी हेड ही आता है। तो वो दोनों जोकर बोलते हैं कि मैं जीत गया। तो वहीं से वो जोकर एक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे और वहां पे नहाने का इंतजाम करोगे।
इसी तरह हम यहाँ से गौथम एक्वेरियम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बैटमैन, रेड हुड और बैट गर्ल यहाँ पे अपने कुछ लीड्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे आते हैं, जिसमें जेसन को लग रहा है कि बेसिकली जोकर का अगला निशाना ये हो सकता है या फिर यहाँ से जोकर जो है वो काम कर रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो तीनों यहाँ से अंदर घुसते हैं और वहीं से हम देखते हैं कि बैट गर्ल बोलती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, मेरे फादर मुझे अक्सर यहाँ पे लेकर आया करते थे। और बैटमैन बोलता है कि मेरे फादर ने ही इस जगह को बनाया है। तो वहीं से रॉबिन बोलता है कि मैं पहले कभी यहाँ पे आया नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है ब्रूस, क्या तुम पहले कभी आए हो? तो ब्रूस बोलता है कि मेरे तो पेरेंट्स ने ही इस जगह को बनाया है। तो वहीं से बैट गर्ल बोलती है कि ये तीनों की तीनों जोकर्स, तुम लोग समझ रहे हो ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो तुम्हें लगता है कि वाकई में कुछ ऐसा ही हो रहा है? तो वहीं से रेड हुड बोलता है कि देखो इसके अंदर कुछ अलग नहीं हो रहा है, जोकर ने इस तरह पहले भी बहुत ज्यादा लोगों को जोकराइज करने की कोशिश करी है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है रेड हुड, लेकिन इस बात को मत भूलो कि इससे पहले औरतों और मर्दों के साथ जो है जोकर ने अपना टॉक्सिन शेयर करने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं। लेकिन जो एविडेंस आज हमें मिले हैं उस पूरे के पूरे क्राइम सीन्स के ऊपर, वो हमें इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो तीनों के तीनों जोकर्स आज रात अपने कंट्रोल के अंदर मौजूद थे, उनके पास अपने मोटिव्स थे और उन्होंने उसको क्लियर करने के लिए सब कुछ साबित कर दिया है। तो वहीं से रेड हुड बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ क्लियर एक ही बात हो रही है और वो ये हो रही है कि तुम्हारे सीने पे लगी हुई नई बैट लाइट यहाँ पे सबको अलर्ट करने वाली है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि देखो इस बात को यहाँ पे बिल्कुल भी अस्यूम नहीं करना कि आज रात हमारा मुकाबला उससे होने वाला है जिससे हम हमेशा करते रहते हैं। आज रात कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, मुझे ऐसी फील आ रही है। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्रूस वहां पे एक्वेरियम की तरफ देखता है, जहां पे एक्वेरियम के अंदर सारी की सारी जो मछलियां होती हैं वो एक तरह की जोकर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। और वहां पे देखते हैं कि हम अचानक एक बड़ी सी शार्क आती है और वो पूरी की पूरी शार्क भी एक बड़ी सी स्माइल दे रही होती है अपने खतरनाक किस्म के दांतों के साथ। तो वहीं से रेड हुड अपना मास्क खोलते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो कुछ नया हो रहा है। तो वहीं से बारबरा बोलती है, तो हमें तो यह बात पता थी कि वो केमिकल्स को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो इसलिए कर रहा था ताकि वो शार्क्स को स्माइल करवा सके? तो वहीं से रेड हुड बोलता है कि मेरा हेलमेट बता रहा है कि पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर से अचानक सिक्योरिटी डोर्स खुलना शुरू हो चुके हैं, लगता है कि हमारी तरफ कोई कंपनी आ रही है। तो बैटमैन बोलता है कि आ नहीं रही बल्कि आ चुके हैं वो। और इसी तरह देखते हैं कि हमारे पीछे से आवाज आती है कि हाँ हम आ चुके हैं, काफी लंबा टाइम हो चुका है बैटमैन, और तुमसे मिलने का मेरा बहुत ही ज्यादा मन भी कर रहा था जब मुझसे जोकर ने कहा कि मैं तुमसे आज जाके कुछ खेल तमाशे की बात करूं। तो वहीं से जेसन पूछता है, अबे यार आखिरकार अब ये क्या चीज है? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि गैगी, जोकर इसको जो है अपना कोड जेस्टर बुलाता है, ये जोकर के लिए ही काम करता है। तो रेड हुड बोलता है कि आखिरकार ये हमारे साथ क्या करने वाला है, क्या ये हमें यहाँ पे नाच के दिखाने वाला है? लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वो अचानक अपनी गोलियों के जरिए उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे बैटमैन डॉज करता है और पीछे वाला शीशा जो है वो क्रैक होना शुरू हो चुका है। और वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वो गैगी बोलता है कि इन सबको निपटा डालो, बस उस रेड हुड को मेरे लिए छोड़ देना, मैं उसको खुद से ही मारना चाहूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो अपने सारे के सारे गुंडों को उनके ऊपर बरसाना शुरू करता है, लेकिन बैटमैन, बैटगर्ल और रॉबिन उन सारे के सारे गुंडों से जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर ही रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ये मुकाबला हो रहा होता है तो पीछे एक्वेरियम के अंदर जो वो बड़ी सी शार्क है वो शीशे को तोड़ना शुरू कर चुकी है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्रैक्स आ गए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि रेड हुड जब उनसे मुकाबला कर रहा होता है तो उनमें से कुछ आदमी जो है वो शीशे के ऊपर जाके गिरते हैं, जिससे वो और क्रैक होना शुरू होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि गैगी वहां पे आता है और वो हुड के ऊपर एक जबरदस्त तरीके से उसको शॉक देता है अपनी स्टिक के जरिए, और कहता है कि जोकर ने मुझसे कहा था कि मैं तब तक ना रुकूं जब तक तुम मुझसे भीख ना मांगो। लगता है कि हम दोनों को आज काफी मजा आने वाला है। लेकिन अगले पल रेड हुड अपनी गन्स निकाल लेता और बोलता है, तुमने ठीक कहा, चलो अब थोड़ा सा मजा करते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली एक्वेरियम के शीशे को तोड़ता है, जिससे गैगी बोलता है कि ओ नो, क्योंकि अगली बार हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा शीशा टूटता है और उसके अंदर से खतरनाक किस्म की जो शार्क आती है वो आके गैगी को अपने अंदर निगल जाती है। और वहीं से रेड हुड बोलता है, आई गेस गैगी का स्पेक्टिकुलर रिटर्न वो खत्म हो चुका है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि शायद वो एक ऐसा शख्स होता जो कि इस बात को जानता कि ये सारे के सारे केमिकल्स को कहाँ स्टोर किया गया है, लेकिन तुमने उसको मार दिया। तो वहीं से रेड हुड बोलता है कि क्या मतलब कहीं और हो सकता है, वो सारा का सारा केमिकल इसी एक्वेरियम के अंदर मौजूद था जो कि इन गटर की नालियों में जा रहा है। गाइस, जो भी जोकर प्लान करने की कोशिश कर रहा था वो हमने खत्म कर दिया है। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा फिश टैंक वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था कि वो सारा का सारा केमिकल जो कि चोरी हुआ था उसको यहाँ पे फिट किया जा सके। और हम देखते हैं कि इसी तरह वहां पीछे से आवाज आती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बैटमैन। और स्पीकिंग ऑफ फिश, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बैटमैन और रॉबिन ने एक साथ फिशिंग पर जाना क्यों छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे पीछे से जोकर आता है और अपने पास बाउल के अंदर कुछ जबरदस्त किस्म की खतरनाक वही मछलियां लेकर आता है और उनके ऊपर छोड़ देता है, जो कि बैटमैन की बॉडी के ऊपर चिपक जाती हैं। और वहीं से जोकर बोलता है क्योंकि शायद रॉबिन ने सारे के सारे वॉर्म्स को खाना शुरू कर दिया था, इसीलिए बैटमैन उसको अपने साथ फिशिंग पे नहीं ले जाता है। या फिर इसका हम उल्टा ही समझ सकते हैं। तुम मुझे बताओ बॉय वंडर 2 कि ये क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या फिर ये मैं बस ऐसे ही सोच रहा हूँ? क्या तुम ही वो जो सारे के सारे वॉर्म्स खाते हो, या फिर वो सारे के सारे वॉर्म्स तुम्हें खाते हैं जब मैंने तुम्हें जमीन के अंदर दफना दिया था? और इसी तरह हम देखते हैं कि जोकर बेसिकली यहाँ पे रेड हुड को बहुत बुरी तरीके से टीज कर रहा है जब उसने उसको जान से मारा था, और वही बॉल से वो जो उसके मुंह पे अटैक करता है और वो हुड का हेलमेट उससे उतार के उसको जबरदस्त तरीके से मारना शुरू करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी उन आंखों को दोबारा से देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों के अंदर वो डर मुझे देखना है।
मेरा दिल कभी इससे भरता ही नहीं है, मुझे इसमें बहुत मजा आता है। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि बैटमैन आता है, उसके मुंह पे जबरदस्त किस्म का पंच मारते हुए उसको पीछे करता है और उसी तरह बैटगर्ल भी उसको उठा के वहां से पीछे फेंकती है और इसी तरह जोकर वहां पे गिर जाता है और वो अजीबोगरीब बड़बड़ा रहा होता है। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि ये वही है ना, क्या मैंने सही कहा, यही वो जोकर है ना। बैटमैन तुम चुप क्यों हो। तो वहीं से बैटमैन पीछे पलटता और कहता है कि ये हंसी, ये सारा का सारा लुक, ये स्माइलिंग फिश। तो बैटगर्ल बोलती है कि तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम हम में से सबसे बेहतर तरीके से जानते हो कि जोकर कौन है और वो कैसा है। हम इस बात को भी जानते हैं कि उसने ओवर द इयर्स अपने अपीयरेंस को चेंज करने की काफी बार कोशिश करी है, लेकिन तुम उसको हमेशा पहचान जाते हो, तो इस बार तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों हो रहा है ब्रूस। तो वहीं से हम देखते हैं कि रेडवुड आता है और बोलता है डैम इट, मैंने उसको मार ही दिया था, वो सारे के सारे केमिकल्स ने मेरी आंखों के लेंस को बर्बाद कर दिया, इसीलिए मुझे मौका ना मिल सका और मैं उसको क्रश कर देता, वरना मैं उसको आज नहीं छोड़ता। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि इससे आखिरकार क्या फर्क पड़ता है जेसन, कि तुम मारो या हम मारें। तो रेडवुड बोलता है कि इससे फर्क तो पड़ता है, यू बास्टर्ड, और अगली बार वो जोकर के पेट में आके लात मारता है। तो बैटगर्ल बोलती है कि जेसन बस रुक जाओ। तो अगले बार हम देखते हैं कि जिम गॉर्डन बैटमैन से कांटेक्ट करते हैं। तो बैटमैन बोलते हैं कि जिम, हमने एक जोकर को पकड़ लिया है। तो जिम बोलते हैं कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने नंबर 2 को कॉर्नर कर लिया है एट 17th एंड ब्रॉडवे के ऊपर। तो बैटमैन बोलता है कि ठीक है, मैं तुरंत वहीं पे आता हूँ। तो बैटगर्ल बोलती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो बैटमैन बोलता है कि हम अब दूसरे वाले को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, इसको सिक्योर करके रखो और अरकम के ट्रांसपोर्ट का वेट करो और मेक श्योर करो कि तुमने इसकी अच्छे तरीके से तलाशी ली है, क्योंकि तुम जानते हो ना जोकर की ट्रिक्स कभी खत्म नहीं होती हैं, हमेशा उसकी स्लीव्स के अंदर कोई ना कोई पत्ता मौजूद होता ही है। और उसी तरह देखते कि बेसिकली बैटमैन का ये जो मेटाफोर था वो बिल्कुल सही साबित होता है और इस तरह जब वो जोकर को यहाँ पे बांध के बिठाते हैं तो उसके स्लीव्स के अंदर से वही पत्ते निकल रहे होते हैं। तो रेडवुड बोलता है कि ये बिल्कुल उसी की तरह साउंड तो कर रहा है, लेकिन इसको देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ तो डिफरेंट है लास्ट टाइम से। तो बैटगर्ल बोलती है कि डिफरेंट, लेकिन किस तरीके से। तो रॉबिन बोलता है कि ये पहले से कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। देखो मैं सही तरीके से जानता नहीं हूँ, मुझे तो इसका आज तक असली नाम भी नहीं पता और ना ही ये पता कि ये आया कहाँ से है, लेकिन मैं उसको जितना जानता हूँ मुझे ये इससे कुछ अलग लग रहा है। क्या पता इतने टाइम से हम जिसको एक जोकर समझ रहे थे वो कभी एक था ही नहीं, बल्कि वो हमेशा से एक से ज्यादा ही थे। मतलब अगर देखा जाए तो जोकर ने कभी गैगी को इस्तेमाल नहीं करा अपने सारे के सारे काम करवाने के लिए, और मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने कब ये लाफिंग फिश और रेजर शार्प कार्ड से खेलने की कोशिश करी थी, या फिर ये एसिड स्प्रे फ्लावर ये आखिरकार जोकर ने आखिरी बार कब इस्तेमाल करा था, क्या तुम्हें याद नहीं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल जोकर वहां से दोबारा से अपने उसी फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए एसिड को मारता है। तो वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि जरा सामने की तरफ देखो, और अब देखते हैं कि वहां पे जोकर होश में उधर कहता है ये तो मेरी क्लासिक्स हैं, क्या मैंने ठीक कहा, हु ही हा हा, मैं ही हूँ एक अकलौता और असली जोकर, और मैं इस बात को प्रूफ भी कर सकता हूँ। तो इसे बैटगर्ल बोलती है कि इसकी पॉकेट्स को चेक करो। तो जेसन बोलता है कि वो तो मुकम्मल तौर से भरी हुई हैं। तो बैटगर्ल बोलती है कि जरा ध्यान से करना, इसके हर चीज के अंदर कोई ना कोई ट्रैप मौजूद होता है। तो वहीं से जोकर बोलता है ओ तुम तो खुद ट्रैप की तरफ देख रही हो बैटगर्ल, और वो ट्रैप मैं हूँ और कोई नहीं, मैं ही हूँ लूप डी लूप, हैमर, व्हील ऑफ द डूम एंड साइकिल ऑफ द पेन। तुम सब जो इस पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर ट्रैप हो चुके हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए तुम रेड हुड को ही ले सकती हो ना। मतलब तुमने क्या कभी इस बारे में सोच के नहीं देखा कि उसने वो जो नाम लिया रेड हुड वो मेरा पुराना मॉनिकर है, क्योंकि मैं पहले रेड हुड के अंदर ही घूमा करता था। क्या तो भी तुमने इस बात को सोचा है कि आखिरकार वो ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसका दिमाग बिल्कुल ठीक है और वो अपने ही किलर का नाम लेके घूम रहा है। तो वहीं से रेडवुड बोलता है कि ये नाम मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अब इसको मैं ओन करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जैसा बना दिया है और अब ये मेरा हो चुका है, और ये बात याद रखना कि मैं ही तुम्हारी डिस्ट्रक्शन साबित होऊंगा। तो वहीं से जोकर बोलता है ओह ब्रेव लिटिल बॉय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि ये सारी की सारी हरकतें देख के जेसन को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। तो बैटगर्ल बोलती है कि अपनी गन को फौरन नीचे रखो, लेकिन रेडवुड बोलता है लेकिन वो कह तो ठीक रहा है ना, क्योंकि जब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला, जब तक हम इस पूरे के पूरे साइकिल को तोड़ नहीं देते हैं। तो बैटगर्ल बोलती है कि अगर बैटमैन होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। तो वहीं से जोकर बोलता है ओह तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा कि बैटमैन तो कभी भी ऐसा नहीं करता, लेकिन बैटमैन तो यहाँ पे मौजूद नहीं है ना डार्लिंग, तो बताओ अब हमें आगे क्या करना है। तो हम देख रहे हैं कि जोकर बेसिकली यहाँ पे रॉबिन को यानी कि जेसन को जो है उकसाने की कोशिश कर रहा है, और बैटगर्ल बोलती है कि प्लीज जेसन तुम्हें गन को नीचे रखना होगा, तुम इसकी बातों में मत आओ। तो वहीं से जोकर बोलता है कि चलो हम फैक्ट्स के ऊपर नजर डालते हैं बैड पीपल, मैंने इस लड़के की खोपड़ी फोड़ी, मैंने रॉबिन को जान से मार डाला, उसके बाद बैटमैन आया, वो मुझे अरेस्ट करके लेकर गया, उसने मुझे अरकम में डाल दिया और उसको लगा कि उसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर से बाहर आ चुका हूँ। तो इसी तरह देखते हैं कि जेसन को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुमने मुझे जान से नहीं मारा बल्कि तुमने मुझे और स्ट्रॉन्गर बना दिया है। तो जोकर बोलता है कि हाँ वो तुम कह सकते हो कि तुम उस कबर के अंदर से रेंगते हुए वापसी बाहर आ गए जिसके अंदर मैंने तुम्हें डाला था ताकि तुम किसी और दिन मुझसे लड़ सको, हुर्रे, लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी और कुछ भी नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं हमेशा से ऐसा करना चाहता था, मतलब मैंने तुम्हें इतना मारा, तुम्हारा इतना मारा कि तुम्हारा बैगन का भरता बना दिया और तुम्हें मार मार के तुम्हारी हालत को खराब करके तुम्हें एज की तरफ पुश कर दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम अगर इससे जिंदा बच जाते हो तो तुम किस चीज के अंदर बदलते हो।
मतलब अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश करी, मैंने तुम्हें मार ही दिया था तकरीबन, और इस अपॉर्चुनिटी का मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा जिसके जरिए मैं उसको हर्ट कर सकता था। देखो तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो कि तुम मेरे लिए मैटर नहीं करते हो, मेरे लिए मैटर सिर्फ वही करता है बैटमैन। और क्या तुम्हें वो सारे के सारे अल्फाज याद हैं जब मैं उस पूरे के पूरे कारोबार के साथ तुम्हारी खोपड़ी फोड़ रहा था और तुम्हारी आंखों से खून बह रहा था और तुम चिल्ला रहे थे और तुम्हारा सर खुल के 2 टुकड़ों में बढ़ गया था? क्या तुम्हें याद है कि तुम मुझसे क्या कह रहे थे? तो रेडवुड बोलता है कि अपना मुंह फौरन से बंद कर लो। तो वो जोकर बोलता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है और मुझे वो वर्ड्स बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और मुझे वो वर्ड्स हमेशा ही पसंद आते हैं जब भी मैं उनको अपने दिमाग में सोचता हूँ। तो बैटगर्ल बोलती है कि जेसन तुम्हें अपनी गन को फौरन अभी इसी वक्त नीचे रखना होगा, बस अब बहुत हो चुका है। तो इसे जोकर बोलता है कि प्लीज प्लीज स्टॉप इट, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मुझे जीना है, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम कहोगे, मैं वो सब करूंगा, मैं तुम्हारा रॉबिन बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब तुम मुझसे भीख मांग रहे थे, वो सारा का सारा लुक उस वक्त तुम्हारी उन छोटी सी मासूम सी सूरत के ऊपर, मतलब उस पूरा का पूरा मासूमियत वाला लुक जब तुम मुझसे भीख मांग रहे थे। लेकिन अब जरा तुम्हारी तरफ देखो, तुम रेड रॉबिन तो हो लेकिन वो मेरे लिटिल रॉबिन हो। अब तुम वो नहीं हो जो कि बैटमैन की बात सुने, बल्कि अब तुम वो हो जो कि मैं कहूंगा और वो करेगा, जो कि मैं चाहूंगा वो करेगा, और वो बैटमैन की जिंदगी को एक मिसेरेबल लाइफ बना देगा क्योंकि तुम मेरे रॉबिन हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे जोकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और जेसन के दिमाग में वही सारे के सारे ख्याल आ रहे होते हैं जिस तरीके से उसने उसके ऊपर टॉर्चर करा था और उसको मारने की कोशिश करी थी। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बैटगर्ल जो है उसको गन छुड़वाने के लिए उसके पास आ रही होती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे रॉबिन इस बात का फैसला कर लेता है वो उसको नहीं छोड़ेगा और वहीं से बैटगर्ल भागते हुए उसकी तरफ उसको रोकने के लिए आ रही होती है अपने बैटरैंक के साथ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे बैटगर्ल अपने बैटरैंक से उसके ऊपर अटैक करती है जिससे जेसन का हाथ तो कट जाता है लेकिन वो फिर भी अपनी बंदूक को नहीं हटाता। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे रेडवुड वो बेसिकली गोली चला रहा था जिससे पूरा का पूरा जोकर का भेजा वो उड़ के वहां पे दूर जाके गिरता है। और ये देख के बैटगर्ल बिल्कुल शॉक में रह जाती है कि आखिरकार जेसन ने ये क्या कर दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जोकर वहां पे अभी भी पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो उस कुर्सी से गिर जाता है। वहीं से बैटगर्ल बोलती है कि जेसन आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया, व्हाट द हेल डिड यू डू? तो जेसन बोलता है कि मैंने सबको खत्म कर दिया, अब मुझे ये मत बताना कि मैंने कोई बहुत ही बड़ी गलती करी है, बल्कि ये सब तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था और तुम भी हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी ना। तो बैटगर्ल बोलती है कि नहीं, मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी। क्या सच में? वो आखिरी कौन सा टाइम था जब तुमने उस बारबरा को मिस किया था? और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बैटगर्ल जो है वो गुस्से में आ जाती है उस सारे के सारे खून को जो कि उस बहते हुए उसकी पैरों की तरफ आ रहा है और वो रोते हुए बोलती है कि स्क्रू यू जेसन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटगर्ल वहां से चले जाती है। वहीं से हम देखते हैं कि जेसन वहां पे देखता है जोकर की तरफ और बोलता है मैन, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि मैंने सही जोकर को मारा है, यानी कि उसी जोकर को जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। टू बी कंटिन्यूड।